हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। अ फर्म परचेज 10,000 यूनिट ऑफ पार्ट एट द ₹8 पर यूनिट। देयर इज़ अ प्रपोजल टू प्रोड्यूस द पार्ट इन फैक्ट्री। एक फर्म जो है वो किसी वस्तु की 10,000 यूनिट जो है वो मार्केट से ख़रीदती है 8 रुपये में, ठीक है। और देयर इज़ अ प्रपोजल टू प्रोड्यूस अ पार्ट इन फैक्ट्री, और उनके पास इस भाग का उत्पादन करने का प्रस्ताव है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्ट्री में भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो वो 10,000 यूनिट 8 रुपये पे बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रपोजल है कि उसे हम अपनी फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड फॉर द पर्पज़। तो इसके लिए निम्नलिखित लागतें लगेगी अगर हम उस भाग को बनाने लग जाएंगे। तो मटेरियल पर यूनिट लगेगा 2 रुपये के हिसाब से, लेबर 3 घंटे के लिए लगेगी और पर घंटे लगेगी वो 1.50 रुपीज़, और टोटल लगेगी 4.50, ठीक है, पर घंटे। फिर पावर एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट दे रखे हैं आपको 0.50। फिर इसके बाद में इट इज़ द फर्म्स प्रैक्टिस टू चार्ज फिक्स ओवरहेड एट द 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। फर्म के अंदर जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जो फिक्स ओवरहेड है, वो डायरेक्ट लेबर के 60% के बराबर होते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग द पार्ट अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 2 लाख विल बी हैव टू बी एक्वायर्ड। तो ये जो पार्ट हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें एक नई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 2 लाख रुपये में मिलेगी, ठीक है, या जिसे हम 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। इट विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 15,000 यूनिट, जिसकी जो क्षमता होगी वो 15,000 यूनिट की होगी, एंड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और उसकी जो समय सीमा होगी, जो जीवन काल होगा मशीन का, वो 10 वर्ष का होगा, ठीक है। तो यू एडवाइज द फर्म वेदर इट शुड प्रोड्यूस एंड पार्ट इटसेल्फ और कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको फर्म को इसके संबंध में सलाह देनी है कि क्या इस भाग का उत्पादन खुद करना चाहिए या फिर वो जो बाज़ार से खरीद रहे हैं उसे बाज़ार से ही खरीदते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है पूरी, कॉस्ट कितनी लगेगी उस चीज़ को बनाने में। इसके बाद में उसके लिए एक नई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मशीन 2 लाख रुपए में आएगी और जिसका टाइम पीरियड 10 वर्ष का होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे फर्म के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है कि वो जो मशीन का पार्ट है वो खुद बनाए, और ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जैसे वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं उसको बिल्कुल वैसे ही खरीदते रहे। तो हम पहला ऑप्शन एक बार ट्राई करते हैं कि उससे कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे मैन्युफैक्चर करना है। तो देखिए अगर हम उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे तो हमें कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मटेरियल लगेगा। मटेरियल देखो, अगर हम उसकी 10,000 यूनिट मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो 10,000 यूनिट हम बनाने लग जाएंगे, और मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये के हिसाब से लगेगी। तो 20,000 रुपये तो उसके मटेरियल के लग जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में लगेंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी आपको दे रखी है 4.50 पर आर के हिसाब से। तो 10,000 यूनिट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, टोटल 3 घंटों के लिए दे रखे आपको, तो ये है 4.50। तो ये कॉस्ट लग जाएगी आपके 45,000 की। फिर इसके बाद में पावर वगैरह जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पावर एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो वो भी लिख देते हैं पावर एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वो भी लगेंगे 0.50 के हिसाब से, ठीक है। तो 10,000 यूनिट हम बना रहे हैं और ये लगेंगे 0.50 के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे कितने, 5,000। तो 5,000 ये कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें एक नई मशीन ख़रीदनी पड़ेगी उसके लिए। तो नई मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो भी लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। और मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए। उसका स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्ट उसको 10 से लाइफ से डिवाइड कर दो।
तो उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर ईयर 20,000। ठीक है, तो फिर उस पुर्जे को बनाने की या उस भाग को बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, देखो इसकी टोटल आ जाएगी 90,000। तो 90,000 की टोटल कॉस्ट लगेगी अगर हम उसे बनाने जाए तो। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सेकेंड ये है कि हम उसे बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। बाय वाला ऑप्शन है, तो कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी लग रही है हमें, ख़रीदने की लागत, कॉस्ट ऑफ बाइंग लग रही है 10,000 यूनिट, हम 8 रुपये के हिसाब से ख़रीद रहे हैं, तो 80,000 रुपये की कॉस्ट लग रही है बाज़ार से ख़रीदने की। ठीक है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा बेनिफिट है, बाज़ार से ख़रीदना ही बेनिफिट है। तो इसका जो कंक्लूज़न हम देंगे वो हम देंगे कि इट इज़ बेटर टू बाय। ठीक है, इसको बाज़ार से ख़रीदना ही क्या है, बेटर है, तो इट इज़ बेटर टू बाय फ्रॉम मार्केट, इसे मार्केट से ख़रीदना ही हमारे लिए बेटर है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने कॉस्ट निकाली है उस पुर्जे को बनाने की, उसमें हमने फ़िक्स कॉस्ट नहीं ली है। ठीक है, फ़िक्स कॉस्ट इसलिए नहीं ली है क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट कभी भी कंसिडरेशन के लिए नहीं ली जाती। ठीक है, इस प्रकार का जो भी कंसिडरेशन किया जाएगा उसमें फ़िक्स कॉस्ट नहीं ली जाएगी, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है चाहे हम उसका प्रोडक्शन करें या ना करें, वो तो हमेशा लगती ही है। तो इसके कंसिडरेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसमें फ़िक्स कॉस्ट नहीं ली है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, और इसका फाइनल जो कंक्लूज़न है, जो इसकी एडवाइस हमें देनी है कि इसको बाज़ार से ख़रीदना ही फर्म के लिए क्या है, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमने एडवाइस दे दी है। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अबाउट अ कंपनी। आपको एक कंपनी के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे साल की वो है 40,000 यूनिट पर एनम। ठीक है, पूरे साल की है 40,000 यूनिट की कैपेसिटी। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि अभी वो कितनी कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, 30,000 यूनिट पर एनम, मतलब अभी वो 30,000 यूनिट बना रहे हैं साल की। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 20 रुपये। कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 16 रुपये। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेस है पर महीने के हिसाब से, तो आपको पूरे साल के कैलकुलेट करने होंगे। और ये जो कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है ना, इसमें फ़िक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है, तो इसमें से भी हमें फ़िक्स वाली पार्ट अलग करना पड़ेगा। फिर देखिए कंपनी की फॉर अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एन एक्सपोर्ट ऑर्डर इज़ रिसीव्ड। ठीक है, कंपनी की जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी थी उसके लिए कंपनी को एक एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर आया है। द परचेज़र वांट टू पे 14 रुपीज़ पर यूनिट ओनली। वो परचेज़र जो है वो 14 रुपये के हिसाब से यूनिट को ख़रीदना चाहता है, जबकि कंपनी की जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपये है। जबकि उन्हें जो ऑर्डर मिला है कंपनी की नई काम आ रही क्षमता के लिए, वो मिला है 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचने का। ठीक है, इस प्रपोजल वर्थ एक्सेप्टिंग, तो आपको ये बताना है कि वो प्रपोजल उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ़ एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 इज़ टू बी अडॉप्टेड, अगर जो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 5,000 रुपये वो एक्स्ट्रा लगने लग जाए तो व्हाट विल योर सजेशन चेंज, तो आपके सजेशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूरा दे दिया है कि कंपनी क्या है, कंपनी की टोटल कैपेसिटी 40,000 यूनिट की है और कंपनी सिर्फ 30,000 यूनिट बना रही है, तो 30,000 यूनिट की कॉस्ट आपको दे दी है। फिर कहा कि कंपनी के पास जो 10,000 यूनिट की एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी है उसके लिए उसे एक ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर सिर्फ 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिला है। तो क्या कंपनी को वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये कि अगर कंपनी ऑर्डर एक्सेप्ट करती है और अगर उसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़े तो क्या हमें वही एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम तैयार करेंगे पहले वर्किंग नोट। ठीक है, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं।
वर्किंग नोट में हम जो फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमें ये पता नहीं है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ठीक है। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो दे रखी है हमें वो भी 16 रुपये दे रखी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट है 16 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 6000 पर मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालते हैं पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको 6000 दे रखी है पर मंथ, तो पूरे 12 महीने की कितनी होगी, और ये है पूरी 30,000 यूनिट्स के लिए। तो ये इस तरीके से आपकी निकल जाएगी, कैसे, पूरी यूनिट में, ठीक है, 2.4 रुपीज़। तो 2.4 रुपीज़ अगर हमारी फिक्स कॉस्ट है तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी पर यूनिट, वो टोटल कॉस्ट जो है हमारी 16 में से अगर हम 2.4 माइनस कर लेंगे तो पीछे जो बचेगी 13.6 रुपीज़, वो क्या बचेगी, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़रूरी है हमें ये एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हमें पता होगा तभी हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना पाएंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, फिर आगे डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसका फॉर्मेट। तो देखिए हम इस टाइप से एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्रेजेंटली जो कंपनी बना रही है 30,000 यूनिट, उसका लिख दिया हमने, और अगर वो 10,000 एक्स्ट्रा बनाने लग जाए तो टोटल 40,000 यूनिट की कॉस्ट कंपनी को क्या पड़ेगी, और क्या उसे वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। 30,000 यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए के हिसाब से है, 20 रुपये के हिसाब से है। तो 30,000 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी 6 लाख। फिर 10,000 यूनिट जो है वो ऑर्डर की गई है, और जो परचेज़र है वो इसे कितने रुपए में ख़रीदना चाहता है, 14 रुपये में। तो 10,000 यूनिट 14 रुपये के हिसाब से बेची जाएगी। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 1,40,000 होगी। तो टोटल 40,000 यूनिटों की जो सेल रहेगी वो 7,40,000 रहेगी, ठीक है। फिर हम लेस करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की थी। वेरिएबल कॉस्ट देखिए पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी है, 16.6। तो 16.6 जो है वो पहले 30,000 यूनिट पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 13.6 इंटू 30,000, तो 13.6 इंटू 30,000 करेंगे तो कितना आएगा, 4,08,000 वेरिएबल कॉस्ट। और फिर इसी तरह हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 को, तो कितना आ जाएगा, 1,36,000, और टोटल हो जाएगी हमारे 5,44,000, ठीक है। फिर इसको जब माइनस करेंगे सेल्स में से तो हमारे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देखिए 30,000 यूनिट के लिए आएगा 1,92,000, और एक्स्ट्रा 10,000 के लिए कंट्रीब्यूशन सिर्फ आएगा 4,000, और टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,96,000, ठीक है। अब हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको अभी पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके चार्ज नहीं करनी है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो एक बार जब लग जाती है उसके बाद वापस अगर हम 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे तब वो वापस नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि हम कितना भी प्रोडक्शन करें फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। हम चाहे तो उसे बांट जरूर सकते हैं, उसको हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें बांट जरूर सकते हैं, लेकिन वो लगती है सिर्फ एक ही बार, ठीक है। तो एक बार जब हम 30,000 यूनिट बना रहे थे पहले, तो 30,000 यूनिट पे वो कितनी लगती थी, पूरे साल की 72,000। अगर 6,000 एक महीने की लगती थी तो साल की कितनी लगती थी, 72,000। तो ये जो 10,000 हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे उस समय वो नहीं लगेगी, तो टोटल वो 72,000 ही रहेगी, ठीक है। और फिर देखिए फिर क्या प्रॉफिट और लॉस होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो देखिए 30,000 यूनिट बनाने पे 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, और इसको बनाएंगे तो 4,000 का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 1,24,000 का हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको बनाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमें ये जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे 4000 से प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंक्लूजन देने वाले हैं, पहले वो देने वाले हैं कि द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। Proposal be accepted as it increased profit by 4000, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बाद में हमसे ये पूछा गया कि अगर 5000 रुपये एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाए तो क्या आप इसको बनाने का डिसीज़न लेंगे? तो हम फिर क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, इसकी वजह से हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 4000 और प्रॉफिट भी कितना मिल रहा है, 4000। और अगर 5000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएंगे तब तो फिर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या हो जाएगा, 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो फिर हम इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर हम जो सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उसका हम क्या कहेंगे, the proposal will not be accepted because it will give loss of ₹1000 if transportation charges is 5000। ठीक है, तो ये है हमारे सॉल्यूशन इसका। पहले तो हमें पूछा गया था कि अगर एडिशनल कैपेसिटी को यूज़ करना है तो क्या इसे यूज़ करना चाहिए, तो जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लग रहे थे तब तो ये एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर 5000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं तो 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से हमें 1000 का लॉस हो सकता है, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अभी हम ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर कॉस्ट डेटा रिलेट टू प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट बाय अ कंपनी। मटेरियल दे रखा है आपको 30,000, वेजेस आपको दे रखा है 22,000, फिक्स ओवरहेड दे रखा है 16,000 और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 12,000। ठीक है, उपरोक्त उत्पाद का इंग्लिश में पढ़ते हैं। होम मार्केट हैज़ द सेल्स प्राइस ऑफ 7.44 पर यूनिट ओनली। द फॉरेन मार्केट एक्सप्लोर्ड एंड इट इज़ फाउंड दैट दिस मार्केट कैन कंज्यूम 20,000 यूनिट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹7.10 पर चेयर। ठीक है, it is also discovered that on producing the additional 10,000 units the fixed overhead will be increased by ₹1,000 and it is worthwhile to capture the foreign market। ठीक है, उपरोक्त उत्पाद का घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य केवल 7.44 रुपये प्रति इकाई है। विदेशी बाजार में इस उत्पाद की मांग 20,000 इकाइयाँ हैं जो कि 7.10 रुपये प्रति इकाई पर उपलब्ध हैं। अतिरिक्त 10,000 इकाइयाँ बनाने पर स्थिर व्ययों में 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। तो क्या विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहिए? तो देखिए 10,000 इकाइयाँ बनाने के तो कॉस्ट कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, और इसी प्रोडक्ट का घरेलू बाजार में जो मूल्य है वो तो कितना है, 7.44 ही है। और अगर विदेशी बाजार में अगर हम इसे बेचें तो ये 20,000 इकाइयाँ बिक सकती है, जबकि घरेलू बाजार में सिर्फ 10,000 इकाइयाँ बिकती है। तो विदेशी बाजार में 20,000 इकाइयाँ बिकेगी 7.10 रुपये में, और उस विदेशी बाजार में 10,000 इकाइयाँ ज़्यादा बनाने के लिए हमें 1,000 रुपये फिक्स कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी सारी जो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो वेजेस, मटेरियल और ये वेरिएबल ओवरहेड है, ये तो सारे प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, और फिक्स ओवरहेड में 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्या ऐसी कंडीशन में हमें ये फॉरेन मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए? तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा।
देखिए सॉल्यूशन करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, 2 कॉलम वाला, एक में होम मार्केट और एक में फॉरेन मार्केट का कॉलम बनाएंगे। तो देखिए अब हम इनकी सेल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स दोनों ही मार्केट में, एक मार्केट में तो 10,000 यूनिट्स बिक रही है, कितने पे? 7.44 रुपीज़ पे, ठीक है, ये होम मार्केट है। और फॉरेन मार्केट में 20,000 यूनिट्स बिक रही है 7.10 रुपीज़ में। तो होम मार्केट की जो सेल्स होगी वो होगी 74,400 और फॉरेन मार्केट की हो जाएगी 1,42,000, ठीक है। फिर हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम वेरिएबल। उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल। मटेरियल देखिए 10,000 यूनिट बनाने के लिए होम मार्केट में कितना लगता है? 30,000 लगता है, ठीक है। फिर यही जो 10,000 यूनिट है उसकी जगह हम 20,000 यूनिट बनाने लग जाएंगे, तो मटेरियल जस्ट क्या लगेगा? डबल लगेगा, ठीक है। और हम चाहे तो प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 20,000, तो ये जस्ट डबल हो जाएगा 60,000, ठीक है। ये माइनस में है क्योंकि हमने आगे लेस लिखा हुआ है। फिर है वेजेस कॉस्ट। वेजेस कॉस्ट 10,000 यूनिट के लिए दे रखी है 22,000, ठीक है। तो ये जब हम 20,000 बनाएंगे तो जस्ट डबल हो जाएगी 44,000। फिर है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है 12,000 10,000 के लिए, तो 20,000 के लिए जस्ट डबल 24,000, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल ओवरहेड और इसके साथ में ही ये हम जैसे माइनस कर लेते हैं इसमें से सभी, तो माइनस करने के बाद हमारे पास देखिए कितना आएगा। तो माइनस करने के बाद ये जो आएगा ये आ जाएगा 10,400, ठीक है। और इसमें से अगर हम ये तीनों माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 14,000 और ये कहलाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जब हम 10,000 यूनिट बना रहे थे तब कितनी लगती थी? 16,000, ठीक है। और जब हम 20,000 यूनिट बनाने लग जाएंगे तो 1,000 रुपये ज़्यादा लगेगी, तो लग जाएगी कितनी? 17,000, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है, दोनों साथ में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, या तो हम होम मार्केट के लिए बनाएंगे या फॉरेन मार्केट के लिए, इसीलिए हमने फिक्स कॉस्ट दोनों में लिखी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 10,000 यूनिट बना रहे तो 16,000 लगेगी, और अगर हम फॉरेन मार्केट के लिए बनाने लग जाए तो ये 17,000 रुपये लगेगी, ठीक है। फिर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस कोई भी। तो प्रॉफिट और लॉस देखिए कितना आएगा। पहली वाली कंडीशन में जब हम 10,400 में से 16,000 माइनस करेंगे तो 5,600 का लॉस आ जाएगा, और जब हम इसमें से माइनस करेंगे 14,000 में से 17,000 तो 3,000 रुपये का लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस तो दोनों ही कंडीशन में आ रहा है, लेकिन फॉरेन मार्केट में लॉस क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो हमें अपना कंक्लूजन क्या देना है कि हमें फॉरेन मार्केट क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे लॉस में कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फॉरेन मार्केट should be explore। फॉरेन मार्केट शुड बी एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज सच विल रिड्यूस लॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना के सॉल्यूशन देना है। अभी हम ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्ट ए एंड बी। एक्स लिमिटेड के निर्देशकों ने 2 उत्पादों ए और बी के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं
उपलब्ध करवाई है। ठीक है, प्रोडक्ट ए और बी की इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है आपको दोनों की, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। टोटल फिक्स ओवरहेड आर 16,000 पर एनम है। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मिक्स बी एडॉप्टेड फॉर सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 100 यूनिट्स ऑफ ए एंड 200 यूनिट्स ऑफ बी। सेकेंड ऑप्शन है 150 यूनिट ऑफ ए एंड 150 यूनिट ऑफ बी। और थर्ड है 200 यूनिट ऑफ ए एंड 100 यूनिट ऑफ बी। तो आपने निम्न विकल्पों में से चयन करना है के लिए सुझाव देना है। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन दे रखे तीनों ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है कंपनी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम ए की 100 यूनिट बनाए और बी की 200 बनाए, ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या दोनों की बराबर बनाए या फिर ए की ज़्यादा और बी की कम बनाए, तो ये आपको बताना है, इस पर आपको डिसीजन देना है। ये सारी डिटेल आपको दे दी है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, वेजेस मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे दी है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल तैयार कर लेंगे ए और बी दोनों के लिए, जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है दोनों के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्रोडक्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे बी प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखी है 200 और 180। फिर इसी के बाद में डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 60 और 40, 60 और 40 रुपीज़। फिर वेरिएबल ओवरहेड है दे रखे 60 रुपीज़ ए के लिए और बी के लिए 40 रुपीज़। तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी पर यूनिट वो कितनी होगी, तो हम देख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ए के लिए हो जाएगी कितनी 320 और बी के लिए हो जाएगी 260। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम बनाएंगे एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों साथ में बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो देखिए इसके लिए हम एक ऐसा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम तीनों ऑप्शन एक साथ में अप्लाई करेंगे। हमने इसमें 3 मेजर कॉलम बना लिए ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए, और उनके सब कॉलम्स प्रोडक्ट ए बी और टोटल, प्रोडक्ट ए बी और टोटल वाले बना दिए। ठीक है, तो देखिए अब ये हम साथ में ही बनाने वाले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर है। सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे सेल्स। ठीक है, सेल्स सभी की लिख देंगे। अब जैसे ऑप्शन फर्स्ट में ए प्रोडक्ट जो है उसकी कितनी यूनिट बनानी है, हमें उसकी बनानी है 100 यूनिट और बी की बनानी है 200 यूनिट। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है कितनी है 400 और 300, तो इनके जो यूनिट है 100 और 200 उससे मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। ठीक है, तो करते हैं अभी हम वही सेल प्राइस निकालते हैं। इसकी आ जाएगी 40 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 400 इंटू 100 तो 40,000 और फिर 200 इंटू 300 तो कितना हो जाएगा 60,000 और टोटल सेल्स हो जाएगी ये 1 लाख। ठीक है, फिर हम पहले ऑप्शन ए को ही पूरा फॉलो करते हैं, फिर उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखिए जो ए की वेरिएबल कॉस्ट है, जो अभी हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी
320 रुपीज़ आई थी, ठीक है। तो 320 इंटू 100 यूनिट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32,000। फिर जो बी की थी वो 260 थी, जिसको हम 200 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52,000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 84,000। फिर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देखिए, ए का आ जाएगा 8,000, बी का आ जाएगा 8,000 और टोटल आ जाएगा ये 16,000। फिर हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट की साथ में ही दे रखी है, 16,000 रुपये पर एनम, मतलब पूरे साल के 16,000। तो हमें यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो हमें फिर फाइनली रिसीव हो जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इधर डैश लग जाएगा और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, इसमें नील है, ठीक है। जब हम 100 यूनिट ए की बनाएंगे और 200 यूनिट बी की बनाएंगे तो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन सेकंड की तरफ। ऑप्शन सेकंड में ये है कि दोनों की क्या बनानी है, 150 यूनिट्स बनानी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 400 और 300, उसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगी दोनों की, ए की आएगी 60,000 और बी की आ जाएगी 45,000 और टोटल सेल्स आ जाएगी 1,05,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों की 320 और 260 है, जिसको 150 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की आएगी 48,000 और बी की आएगी 39,000, ठीक है। फिर हम इनको इनकी टोटल लिख देंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगी 87,000। फिर माइनस करेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12,000 और 6,000। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 18,000। फिर लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो 16,000 ही है, तो 16,000 लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन है जिसमें हम दोनों की 150 यूनिट्स बना रहे हैं। अब हम ऑप्शन थर्ड की तरफ चलते हैं। ऑप्शन थर्ड में ए की 200 यूनिट है और बी की 100 यूनिट है। तो अभी हम बनाते हैं इसकी, देखिए सेल्स मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे 400 और 300 को, तो ए की सेल्स आएगी 80,000 और बी की आ जाएगी 30,000। टोटल सेल्स हो जाएगी 1,10,000। वेरिएबल कॉस्ट दोनों की जो है पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए के लिए 100 यूनिट है तो हम उससे, सॉरी, ए के लिए 200 यूनिट है तो 200 इंटू 320 करेंगे तो आ जाएगा 64,000 और बी के लिए करेंगे तो ये आएगा 26,000, ठीक है। टोटल हो जाएगी 90,000 और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा, ए का तो आ जाएगा 16,000, बी का आ जाएगा 4,000 और टोटल आ जाएगा 20,000 और जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करेंगे 16,000। तो जो थर्ड ऑप्शन में हमें प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 4,000, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन में हमने देख लिया है करके। तो ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, थर्ड ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ही क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन देना है ऑप्शन थर्ड इज बेस्ट, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज बेस्ट आपको कंक्लूजन देना है। तो ये था सॉल्यूशन, इस प्रकार से आपको करने हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।